नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का आज के चर्चा में। दोस्तों, आज हमारे साथ अभिषेक रंजन जी जुड़ रहे हैं। अभिषेक रंजन ने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग किया है और ये काफी साल से पॉलिसी रिसर्चर रहे हैं। पिछले 6 सालों से ये लैम्प यानी लेजिस्लेटिव असिस्टेंट टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फेलो भी रहे हैं, जहां पर इन्होंने अक्रॉस डिफरेंट पार्टी लाइंस काम किया है। अभिषेक जी का एक अपना प्लेटफॉर्म भी है पॉलिसी मैट्रिक्स के नाम से, जहां ये पॉलिसी मेकिंग से लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। अभिषेक रंजन और संतोष दुबे इन्होंने मिलकर शो और सब्सटेंस बिहार सिंस 1990 ये किताब लिखा है। तो हम इस किताब लिखने के सफर के बारे में इनसे बात करते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू अभिषेक रंजन। तो करीब आज से 2 साल पहले की बात है। मैं बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनका पार्लियामेंट का रिसर्च का काम देखता था। तो इसी में मेरी मुलाकात संतोष दुबे जी से हुई थी। तो वो भी कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे, उनके साथ काम करते थे एज अ मीडिया एडवाइजर एंड अ पॉलिसी रिसर्चर ऑल्सो। तो उनसे मुलाकात हुई। हम दोनों बिहार के और पटना के ही। तो बातों बातों में निकला, चूंकि अलग अलग स्टेट का काम करते थे, पार्लियामेंट का पॉलिसी लेवल से देखते थे। तो बातों बातों में बात हुई कि यार बिहार के लिए कुछ सोचे कैसे वहां पे क्या काम कर सकते हैं या क्या हम लोग लिख सकते हैं मिलके। तो इसी में डिस्कशन में आया कि चलो, अब तो दो स्टेबल सरकारें थी। मतलब 1990 से हमने इसलिए सोचा क्योंकि हम दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी 1990 ही है। तो 1990 के बाद अगर आप देखेंगे 2020 तक, तो 30 साल हो गए। और मुख्यतः दो सरकारें ही रही इस 30 साल के जर्नी में। तो दिमाग में आया कि 15 साल तो लालू जी का राज रहा वहां पे बिहार में, और 15 साल उसके बाद नीतीश जी ने रूल किया है। तो वो मन में 2018 में ही एक कल्पना आ गया था कि 15 साल वर्सेस 15 साल ऐसा कुछ एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि दोनों सरकारों ने किस तरीके से बिहार को आगे बढ़ाया या कहाँ पे क्या खामियां रही। तो पूरा डिस्कशन 2018 जून का है, मुझे याद है। तो उस समय हमने इसको लिखना स्टार्ट किया, और एक बुक लिखने के प्रोसेस में बहुत सारा इशू आता है। सबसे बड़ा एक जो था हमारा कि हम लोग पॉलिटिकल एंगल से बुक नहीं लिख रहे थे, एक पॉलिसी एंगल से इस किताब को लिख रहे थे। तो इसमें बहुत सारे तरीके के चैलेंज आते हैं। तो ये इस तरीके से हमने स्टार्ट किया था। जी अभिषेक जी, जैसा कि आपने बोला कि आपने पॉलिटिकल एंगल के साथ साथ एक पॉलिसी के एंगल से इस बुक को आपने लिखा है कि बिहार में किस जी तरीके से पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन पिछले 30 साल में हुआ है और होना चाहिए, उस पर आपने कहीं ना कहीं एक कंपेरिजन डाला है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि बिहार में पॉलिटिक्स तो हम लोग डिस्कस करते हैं, उठते बैठते सोते चाय पीने जाते हैं, हर जगह हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स के साथ साथ हम लोग पॉलिसी के बारे में बात करने से क्यों पीछे रह जाते हैं? बिहार की जनता इतनी अवेयर क्यों नहीं हो पाई कि वो पॉलिसी पे भी बात करे? इस पे हाँ आपका क्या जी राय है? जी जी। तो बिहार मतलब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आई थिंक सब कोई, मतलब हर एक व्यक्ति इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स को डिस्कस करने में, और उतनी ही उत्सुकता से डिस्कस करता है जितना कि एक टीवी में बैठा हुआ कोई पैनलिस्ट करता है। तो कभी कभी तो हम लोग ये भी बात करते हैं कि जो टीवी में बैठे पैनलिस्ट बात कर रहे हैं वो बिहार में कोई भी नॉर्मल व्यक्ति इस तरीके से या उससे अच्छा भी चीजें आपको बता सकता है। तो बिहार के वो जो बोलते नहीं कि एक जीन में है वो पॉलिटिक्स का डिस्कशन, तो वो तो है ही। लेकिन इसके साथ जो एक बड़ा मुद्दा है कि पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं, पॉलिटिशियंस को डिस्कस करते हैं कि कौन आएगा कौन जाएगा कौन जीतेगा, लेकिन कभी भी पॉलिसी जो डिस्कशन होता है वो मुख्यतः गायब रहता है। अब इसका दो तीन कारण होता है कि जो आप सरकार चुनते हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही सरकार चुनी जाती है कि ये नीति आप लाएंगे, उसको लागू करेंगे, अच्छे से गवर्न करेंगे। तो उसके लिए तो लार्जर मास को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि पॉलिसी को बहुत ही माइन्यूट एंगल से उसको एनालाइज करें। हालांकि आप देखेंगे कि जब लास्ट टाइम 2016 में ये शराबबंदी हुई थी, इस पे काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ। तो लिकर बैन एज अ पॉलिसी वाज डिस्कस्ड ऑल अक्रॉस इंडिया। तो उसके साथ जो बिहार में मुझे नहीं लगता, मतलब सारी हम जनताओं ने इसको डिस्कस किया होगा किस तरीके से, इसका क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या पिटफॉल है, ये सब सारा एंगल डिस्कस हुआ था। तो
पॉलिसी इसलिए डिस्कस नहीं हो पाता क्योंकि पॉलिसी और गवर्नेंस काफी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है लोगों को डिस्कशन में, चीजों में। तो सरकार से अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन उस तरीके से एक जो आम जनमानस में जिस तरीके का चर्चा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो ये तो खैर मुख्यतः अक्रॉस इंडिया भी ऐसी बात है, तो इसलिए इसको तो ऐसे नहीं ले सकते। हालांकि मुझे लग रहा है कि अब जिस तरीके का इस बार का चुनाव चल रहा है, तो उसमें आपने देखा हो काफी ज्यादा मतलब पॉलिसी, मतलब हर किसी एक पॉलिसी पे कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन और हेल्थ और इन सब मुद्दे को लेके एक एक कैंपेन बना हुआ है सारे पार्टियों का। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक जी। आप जी काफी टाइम से एक पॉलिसी रिसर्चर रहे हैं। जी जी। ओके, तो आपने पिछले 15 सालों में जो दो गवर्नमेंट्स थी, बिहार स्टेट को क्या फर्क नजर आया, आपको एनालाइज किया? जी, तो हमारा पूरा जो इन जनरल जो हमने लिखा है कि बिहार सिंस 1990, तो 1990 से 2004, 2005 से मुख्यतः 2020 तक, तो 15-15 साल का एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत सारे थीम पे हमने किया कि हेल्थ में क्या हुआ, एजुकेशन में क्या हुआ। तो गवर्नेंस में जरूर अप्रोच अलग-अलग रहा है दोनों सरकारों का, लेकिन इसके पीछे देखिए, जब भी कोई मैंडेट मिलता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को या राजनीतिक को, तो उसके पीछे जिस कारण से उसको मैंडेट मिला उसको समझना जरूरी होता है। तो जब लालू जी की सरकार बनी थी उससे 1990 में, तो उस समय के बिहार के आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश को समझने की आवश्यकता है कि उस समय सामाजिक न्याय, जो सोशल जस्टिस का पूरा पैराडाइम चल रहा था। तो लालू जी को मैंडेट एक जो मिला था, तो इस सोशल जस्टिस लेड डेवलपमेंट करने के लिए मिला था। तो उनका जो नीति रहा, जैसे उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया, कुछ महिलाओं के लिए काम किया, हेल्पलाइन नंबर, विमेन हेल्पलाइन नंबर का स्टार्ट किया। तो जो पूरा सोशल जस्टिस है ना, एक आते के साथ उन्होंने मिनिमम वेज जो होता है उसको बढ़ाया था। तो एक सोशल जस्टिस को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया था। हालांकि उसके बाद पॉलिसी एंगल से अगर आप एनालाइज करेंगे, तो गवर्नेंस का एक कहीं ना कहीं मिस गवर्नेंस को जो कोट करते हैं लोग, तो वो दिखता है कि काफी ज्यादा स्कीम्स में जो पैसे आते थे सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार के तरफ से, वो वापस लौट जाते थे, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच जो था, वो जो पॉलिटिकल विल, दोनों में कहीं ना कहीं खामियां थी। तो उस तरीके से गवर्नेंस और पॉलिसी लेड गवर्नेंस उस तरीके से इफेक्टिव नहीं हो पाया। तो ये लालू जी के सरकार की बात है। वहीं आप देखेंगे जब 2004-5 मतलब देश काफी आगे तरक्की कर चुका था, आईटी रेवोल्यूशन देख चुका था, बिहार के काफी लोग जो है बाहर में बहुत तरक्की कर चुके थे। तो नीतीश कुमार जी जब आए, तो उनका जो विकास, डेवलपमेंट के पूरा पैराडाइम को वीव करके आए थे कि हम जंगल राज से मुक्ति दिलाएंगे और हम डेवलपमेंट लाएंगे। तो वो विकास का पूरा नारा लेके आए थे। तो उनके जो अप्रोच थे गवर्नेंस के, सामाजिक न्याय, सोशल री इंजीनियरिंग जो उन्होंने किया, उसके बाद सोशल जस्टिस के साथ साथ जो एक ओवरऑल गवर्नेंस अप्रोच था उसको उन्होंने बदला। बीट यू नो कि रोड्स बनाने पे ध्यान दिया, सड़कें बनवाई, एजुकेशन को काफी अपलिफ्ट किया, खासकर विमेन एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन को काफी बढ़ावा दिया। एक उनका जो साइकिल योजना है वो काफी ज्यादा सफल रहा। तो इस तरीके से दो सरकारों का अप्रोच गवर्नेंस के लिए कहीं भी वेरी करता है, और बिहार में भी वेरी किया, लेकिन इसके पीछे सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट रहता ही रहता है। तो आपके इस कंपैरिजन से ऐसा लग रहा है लाइक कि नीतीश कुमार की जो गवर्नेंस थी, उनकी जो पॉलिसी थी, कहीं न कहीं ज्यादा बेहतर साबित हो रही है लालू प्रसाद यादव की 15 साल की जर्नी के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसा कि मेरा मानना है, क्योंकि मेरा भी 90s में ही बर्थ हुआ है, तो मैंने भी जितना बिहार अभी तक देखा है, सुना है और घूमा हूँ, उसके हिसाब से जो आपके जो टॉपिक्स हैं, जो आपने कवर भी किए हैं, लाइक पॉवर्टी एंड माइग्रेशन, तो शायद ये जो माइग्रेशन का एक दौर था जो 1990 से एक बहुत ही बड़े लेवल पे स्टार्ट हुआ, और वो आज भी जारी है, क्योंकि अभी भी माइग्रेटेड पीपल जो लॉकडाउन में वापस लौटे थे, तो हम उन संख्या को एनालिसिस कर सकते हैं और बहुत जगह वो डेटा आया है। तो इसमें जी मुझे कुछ ज्यादा बदलाव उन 30 सालों में नहीं दिखा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, पॉवर्टी को और जी माइग्रेशन?
नहीं तो पहला मैं वही मतलब इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई दो सरकारों को जब भी एनालाइज किया तो डेटा के टर्म्स में किया है, तो कभी एक को कभी बैलेंस और डिसबैलेंस करने वाला एंगल नहीं था। तो इसमें जो आप पूछ रहे हो कि 30 साल में कुछ बदलाव नहीं नजर आया, और उसके बाद माइग्रेशन वाला जो इशू है वो हम सब ने फेस किया है। हम सबको शिक्षा या किसी न किसी कारण से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। फिर उसके बाद अभी कोविड क्राइसिस में आपने देखा किस तरीके से माइग्रेंट क्राइसिस एक मतलब काफी दुखद तरीके से हमने उन पिक्चरों को देखा और उसे समझा। तो माइग्रेशन, लेकिन एक और एंगल से आपको समझना पड़ेगा, अगर डेटा आप देखते हैं कि माइग्रेशन बिहार में पहले से भी रहा है। 1990 और 2005 संख्या जरूर बढ़ा होगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इसमें काफी ज्यादा बदलाव नहीं है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इन जो बिहार के मजदूर बिहार के बाहर जाके काम करते हैं, वहां पे किसी न किसी अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर जाते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें सरकारों का ही दोष है कि वो अपने ही राज्य में उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में असफल रहे हैं। हालांकि बार बार जो सरकारें आती हैं वो ये बोलते हैं कि अभी इस साल इतने जॉब देंगे, ऐसे करेंगे, ये होगा, लेकिन अभी भी उस तरीके से सफलता नहीं मिल पाई है। और हमने देखा करीब कोविड क्राइसिस में ही करीब 10 लाख से ऊपर लोग माइग्रेंट लेबरर आए, वापस आए, बिहार आए, वापस पैदल चल के आए। तो गवर्नमेंट ने स्किल मैपिंग की बात की, सारी चीज बात की, लेकिन अभी आप बहुत सारे आर्टिकल पढ़ेंगे तो अब ऐसा उन आर्टिकल से ये साफ है कि लोग वापस, जो लेबरर हैं वो वापस मजदूरी और वो अपने काम को खोजने के लिए वापस अपने जहाँ पे वो काम करते थे जा चुके हैं या जा रहे हैं इनफैक्ट, या गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, कहीं। तो इसमें तो ये है, डेटा वाइज अगर आप एनालाइज जो हमने किया है कि माइग्रेशन का टर्म्स ऑफ परसेंटेज का जो इंटेंसिटी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, चाहे कोई भी सरकार रहे, तो उसमें वेरिएशन नहीं है। ओके, तो आपके स्टडी और एनालिसिस में इतने टाइम के आपको क्या डिफरेंस, आपको क्या मेजर डिफरेंस दिखा है एक 1990s या प्री 1990s के बिहारी सोसाइटी एवरेज हाउस होल्ड में और एक आज के सोसाइटी में? आपको क्या बेसिक डिफरेंस आपको नजर आया? तो हमने एक चीज तो है कि हमने बहुत ज्यादा गवर्नेंस और पॉलिसी को कवर किया है। सोसाइटी वाइज तो हमने ऐसा कवर नहीं किया है, लेकिन एक जो एंगल मैं रखना चाहता हूँ, 1961 से 1990 के बीच में बिहार में काफी अनस्टेबल गवर्नमेंट रही है। एक एक जो डेटा है ये वो बताता है कि 1961 से 1990 के बीच में जो 12 साल का अंतराल था उसमें 20 सरकारें आई, और कोई भी सरकार अपना फुल टाइम पूरा नहीं कर पाई। तो जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि बिहारी समाज जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नेंस से थोड़ा दूर रख के गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन पे ज्यादा फोकस कर देता है कि अच्छा किसकी सरकार आएगी, ये कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हमारे यहाँ से विधायक कौन बनेगा, मतलब वो एक मतलब सबसे मुख्य वो पॉइंट रहना चाहिए। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अपने जो पॉलिसी और डेवलपमेंट है तो उस पॉइंट को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि उस 1960 और 1990 के बीच में और 1990 के बाद जो सरकार रही, हमने देखा कि काफी स्टेबल गवर्नमेंट, आई मीन 2005 से 20 का जो एक अंतराल है 15 साल, एक काफी स्टेबल गवर्नमेंट रही है। उसमें पॉलिसी जो भी इम्प्लीमेंट कराना चाहते होंगे नीतीश कुमार, तो वो अपने पॉलिसी को जरूर इम्प्लीमेंट करा पाए होंगे। जितना इफेक्टिव और इनइफेक्टिव वो तो जनता डिसाइड करेगी इस बार। वुमेन एम्पावरमेंट एक हमेशा से एक टॉपिक रहता है, आज के भी डिस्कशन में, हर जगह कहीं भी सेमिनार हो, कहीं भी कोई डिस्कशन हो तो वुमेन एम्पावरमेंट एक वर्ड आता है। और आपने भी इस बुक के माध्यम से कवर किया है वुमेन इन बिहार एक चैप्टर को। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये वुमेन का जो हमारा परसेंटेज है वो मोर देन 45% है अपने बिहार में, अप्रोक्सीमेटली आधी आबादी, जिसको बोल के चुनाव में भी लोग यूज करते हैं कि आधी आबादी जिसके तरफ जाएगी सरकार उसका बनेगा। तो आपको क्या लगता है कि वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ काम हुआ है पिछले 30 सालों में, और आपके डेटा के एनालिसिस में वुमेन की जो कंडीशंस थी उनमें कितनी बदलाव आई है? जी जी, तो आई थिंक जो आधी आबादी वाला बात है मैं उसमें थोड़ा और एक एंगल जोड़ना चाहूंगा। जैसे कि महिलाएं हैं, तो जो बच्चे हैं जनरली हमारे सोसाइटी में वो अपनी माँ पे ही डिपेंड करते हैं। तो जो पॉलिसी मेकिंग का पूरा प्रोसेस होता है, तो मैं उसमें करीब करीब ये मानता हूँ कि 66 से 70% भी आप दे सकते हो।
अगर पॉपुलेशन टर्म्स में सोचो तो, क्योंकि बच्चों के लिए जो पॉलिसी बनता है वो जो पुरुष बना रहे हो सकता है उनके एंगल से मिस हो जाए। तो महिलाओं का रोल इसलिए राजनीति में और पॉलिसी मेकिंग में दोनों जगह क्रिटिकल होता है। अब प्रश्न ये आता है जो आपने पूछा कि 1990 से कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ या क्या स्थिति रही है। तो 1990 में आपने देखा होगा कि एक इधर मेंस्ट्रुअल लीव या पीरियड लीव की काफी चर्चा हुई अक्रॉस इंडिया जोमेटो के बाद। और मैं भी एक पार्लियामेंटेरियन के साथ जिनके निनोंग एरिंग है उनके साथ काम किया था। तो हमने मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट्स बिल ड्राफ्ट करवाया था। तो उसमें हमने 2 दिन का मेंस्ट्रुअल लीव के लिए डिमांड किया था। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये लीव लालू जी ने 1990 के टाइम में महिलाओं को दिया था। जो भी बिहार सरकार में महिलाएं हैं उनको 2 दिन का स्पेशल लीव का प्रोविजन दिया गया था, ताकि वो अपने घर परिवार को और जो मेंस्ट्रुअल उनकी डिमांड है वो पूरा हो सके। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पॉलिसी उस समय ही बना था। और 1998 में 109 हेल्पलाइन नंबर 1098 करके शायद था, तो वो भी स्टार्ट किया था इन्होंने। तो अपलिफ्टमेंट का काम प्रोसेस स्टार्ट था। इनफैक्ट आप अगर डेटा देखेंगे IMR, MMR, TFR तीनों को, तो तीनों काफी ज्यादा थे 90 में और वो डिक्लाइन कर रहे थे। जब नीतीश कुमार की सरकार आई तो उन्होंने हेल्थ पे फोकस करते हुए 2-3 कुछ स्कीम लाए, महिला महिला सुरक्षा योजना, कन्या सुरक्षा योजना, इस तरीके से। तो उसमें आप इस तरीके से देखेंगे कि TFR, MMR और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है IMR, तीनों में डिक्लाइन हुआ। और तीनों के डेटा को अगर एनालाइज करेंगे तो अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ। लेकिन अभी भी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अगर नेशनल स्टैंडर्ड से आप कंपेयर करते हैं तो वो अभी भी थोड़ा ज्यादा है, तो जिसको और डिक्लाइन करना चाहिए। तो हेल्थ पे काम हुआ, विमेन हेल्थ पे भी काम हुआ, विमेन एजुकेशन पे भी काम हुआ है, लेकिन अभी और इम्प्रूवमेंट का भी जरूरत है। और जो लिकर बैन वाला पूरा एंगल था, कहीं ना कहीं विमेन पॉपुलेशन को देखते हुए टारगेट किया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि लिकर बैन जब हुआ तो RJD और JDU दोनों की सरकार थी उस समय। तो दोनों सरकारों ने एक तरीके से इसको प्रमोट किया, इसको सपोर्ट किया था। ओके, तो अब तक हमने बातें की कि पिछले 15 to 20 इयर्स में सरकारें कैसे बदली और इनका अप्रोच कैसा था। तो आज के हिसाब से, आज के और फ्यूचर के नीड्स के हिसाब से आपको क्या लगता है बिहार को कैसे पॉलिटिकल मॉडल या गवर्नेंस की जरूरत है? ये तो हमने 1-2 चैप्टर में डिस्कस किया है, विजन फॉर ए न्यू बिहार, या कि एक वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो ये सबसे क्रूशियल प्रश्न है। बिहार में जो राजनीति है उसमें बहुत तरह के समीकरण है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, और भी बहुत तरीके के इश्यूज काफी ज्यादा हैं। कोई आसान जो हमने लिखा है, देयर आर नो इजी आंसर्स टू एनी क्वेश्चन इन बिहार। लेकिन कहीं ना कहीं जब जनता जब डिमांड करेगी कि हेल्थ, एजुकेशन, अभी जैसे अभी 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 एक डिस्कशन चल रहा है कि जी ये सरकार आएगी तो इतने लाख जॉब दे देगी, ये सरकार आएगी तो इतने लाख जॉब दे देगी। तो अब कहीं ना कहीं एक नैरेटिव जॉब्स के तरफ जा रहा है, एक अच्छी शिक्षा को एक्सेस पे जा रहा है। तो ये एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। तो इसमें चाहिए कि और ज्यादा जो भी लोग अपने विधायक या नेता चुन रहे हैं, तो वहां पे उन लोगों को चाहिए कि इस तरीके से अपने मुद्दों को पुश करें, रादर देन कि जो एक नैरेटिव पूरा है कि ये कास्ट वाला है हमारा तो उसको जात दो, उसको वोट दो। तो उससे ऊपर उठ के एक 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 पूरे डेवलपमेंट या जो भी नेता या लीडरशिप चुना जा रहा है, तो ये तो सबसे बेसिक बात है। लेकिन जो भी सरकार आए उससे ये उम्मीद लगाई जानी चाहिए कि हर एक पैरामीटर्स को देखें, डेटा को देखें कि क्या कहाँ पे हम लोग पीछे हैं। आप नीति आयोग के डेटा को बहुत सारे को देखेंगे, एजुकेशन, हेल्थ या अन्य अन्य मुद्दों को भी देखेंगे, तो उसमें आप पाएंगे कि बिहार हर चीज में सबसे पीछे है। आप एक डेटा कहता है कि बिहार 1990 में भी उतना ही गरीब था जितना जितना आज है। मतलब उसमें इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं आया है, जो अभी अंकित जी ने एक प्रश्न उठाया था कि बहुत ज्यादा बदलाव नहीं नजर आता है। तो ये तो क्लियर है कि बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। सब्सटैंशियल थोड़ा थोड़ा बदलाव इज नॉट टू मच ऑफ बदलाव, उस तरीके से आप देख सकते हैं। तो
एक पॉलिसी बेस्ड अप्रोच, गवर्नेंस बेस्ड अप्रोच रखने का बहुत जरूरत है। और उससे भी ज्यादा जरूरत है कि बिहार में एक प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग हो। अभी इमीडिएट बेसिस पे ऐसा नहीं कि 4-5 पुल बन गए, 2-4 हॉस्पिटल खुल गए, तो वो हमारे पॉपुलेशन को कैटर नहीं करने वाला। 12 करोड़ की जनसंख्या है, उसके लिए आप सिर्फ कुछ पुल, कुछ हॉस्पिटल, कुछ कॉलेज खोल के आप उसको डेवलप नहीं कर सकते हैं। उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत ही अलग अप्रोच रखना पड़ेगा। आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलने की आवश्यकता पड़ेगी। आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, हॉस्पिटल्स का हालत बहुत खराब है। कोविड क्राइसिस में हमने देखा किस तरीके से ये एक्सपोज हुआ है। चमकी बुखार का रेगुलर केस आते रहता है बिहार में। आप मुजफ्फरपुर का ऐसा इंसिडेंट आप देखेंगे लास्ट 1-2 सालों में। तो ये सब एक्सपोज करता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट जो है उसको भी। तो इन सब चीजों पे काम करने की आवश्यकता, और बहुत ही रिगरस तरीके से काम करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि पटना में एक एम्स खुल गया या दरभंगा में एक एम्स खुल गया तो उससे बिहार के लोगों की चिकित्सा की नीड्स पूरे हो गए, उससे नहीं हो सकता है। तो आप जितना पॉपुलेशन है उसको देख के ही उस तरीके का डेवलपमेंट करने का प्रयास करें। दूसरा ये है कि जॉब का क्राइसिस एज कंपेयर टू द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ बिहार, मतलब बिहार में जो युवाओं की संख्या वो बहुत ही ज्यादा है अभी आज के टर्म्स में आप कंपेयर करोगे तो। और उनके लिए उस तरीके के जॉब के अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उनको आपको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। स्किल मैपिंग करें या किसी तरीके से जॉब उनको कहीं पे आप उसको अपॉर्चुनिटी दिलाएं। स्किल इंडिया जो स्कीम था उस तरीके का कोई स्किल बिहार का भी एक स्कीम आया था, लेकिन कितना उसमें इंटेंसिटी रहा जॉब लेने का तो वो हमें क्लियर है। तो अभी भी काफी लोग इसलिए इस बार देखेंगे कि जॉब में डिमांड बहुत ज्यादा है लोगों के तरफ से। जैसा कि आपने भी रोजगार के बारे में बोला, और कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा इस बार के चुनावी माहौल में है। रोजगार एक अलग मुद्दा बन गया, जाति वगैरह का मुद्दा बहुत पीछे रह रहा है, जैसा अभी तक देखने के लिए मिल रहा है। और चूंकि आपने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, इन्वेस्टमेंट की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, इन सारी चीजों को जो आपने अपने बुक्स में अलग-अलग चैप्टर्स में उसको भी कवर किया है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे एग्रीकल्चर हो गया, तो एग्रीकल्चर में किसान को किस तरीके से मदद होना चाहिए, और अभी तक क्या पॉलिसी रही है सरकार की तरफ से, ताकि हमारी मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड हमारे पास लैंड बहुत ज्यादा है, और लोग बोलते हैं कि इसलिए हम इंडस्ट्री ज्यादा हम इनवाइट भी नहीं कर पाते हैं। एक इंडस्ट्री का नहीं आना भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा मेजर रीजन रहा है। तो क्या ऐसा होना चाहिए जिससे रोजगार के लिए, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी चाहिए हमें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हमें उसी तत्काल ही चाहिए, तो इन सारी चीजों के लिए सरकार को किस तरीके से वे फॉरवर्ड देखना होगा और किस तरीके से पॉलिसी की प्लानिंग करनी होगी इस नए बिहार में? क्योंकि अभी के टाइम पे जो भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे, तो उनके मन में एक प्लानिंग बननी चाहिए कि आने वाले जो 2 चरण का जो चुनाव बाकी है उसमें किस तरीके से वोटिंग को वो एक एनालिसिस करके दे सकते। तो आपका जी क्या जी राय जी। है इस? तो आपने जो पॉइंट दिया ना कि बिहार में जो है हमारा समाज एग्रेरियन ही है। जनरली लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है अपने जीवन यापन के लिए, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन है और सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, मतलब कि वो फूड टू माउथ वाला सीन है कि वो उपजा रहे हैं और खा रहे हैं। और इन जनरल अगर आप देखेंगे नॉर्थ बिहार में बाढ़ की स्थिति हर साल ही रहती है, तो वहां पे इसका इंटेंसिटी और प्रभाव और ज्यादा है कि वो जो भी एग्रीकल्चर करे वो प्रभावित हो जा रहा है। फिर बेचारे अपने घरों को वो भी खो दिया और उसके बाद स्थिति और भयावह। तो इन सब समस्याओं के बावजूद मुझे जो हमने भी जो भी डेटा एनालाइज किया, बिहार में प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, तो बिहार में एग्रीकल्चर का रेट अच्छा रहा है, फर्टाइल लैंड है अपने पास। तो उसमें अभी तक हमने देखा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हुई, लेकिन जिस तरीके से हुई है वो काफी ज्यादा संतोषजनक नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि जूट फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल, कॉटन और शुगर, ये सब का प्रोडक्शन हो सकता था, लेकिन उस तरीके से हुआ नहीं है। अच्छा, जहां पे प्रोडक्शन हो भी रहा है शुगर का, शुगर मिल बंद है आपके यहाँ, तो अगर आप शुगर एज ए रॉ मटेरियल बेचे तो उसमें तो आपको इंडस्ट्री है ही नहीं, तो उसका क्या ही कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो जो बीच में गैप है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है। अभी हर जिले से आप सुनते होंगे कि इंडस्ट्रीज इन बिहार करके एक
हैशटैग भी चला था पिछले कुछ महीनों पहले कि बिहार में इंडस्ट्री लाओ, और जो माइग्रेंट लेबर वापस आ रहे हैं उनको इस बार जाने मत दो और उनको यहीं पे अपॉर्चुनिटी दो। तो जब तक ये बीच का गैप पूरा नहीं होगा ना, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आप नहीं लगाएंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, तब तक उसका समाधान नहीं निकलेगा। आपके यहाँ एग्रीकल्चर है, जितना में आपको खेती प्रोडक्शन मिल रहा है आप उसको बेच देंगे, तो वो सबसिस्टेंस लेवल पे ही आपका एग्रीकल्चर चलते रहेगा। हालांकि बिहार में आप देखेंगे तो लीची, केला और इन सब का उत्पादन बहुत अच्छा है, तो उसको सरकार टैप कर सकती है। तो इसके लिए तो सरकार की जो पॉलिसी है उस तरीके से टारगेटेड होना चाहिए। अब आप पिछले कुछ सालों का पॉलिसी बहुत ही उत्साहजनक नहीं रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को उतना बढ़ावा मिले। हालांकि 2017 में एक बिहार स्टार्टअप पॉलिसी करके जरूर आया है, लेकिन अभी भी हमने नहीं सुना कि बिहार से कोई बड़ा स्टार्टअप या कुछ इस तरीके का स्टार्टअप अच्छा किया हो बहुत ज्यादा। तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आपके यहाँ जो स्ट्रेंथ है, आपके यहाँ जो स्ट्रेंथ है एग्रीकल्चर का, जो स्ट्रेंथ है टूरिज्म का, जो स्ट्रेंथ है ह्यूमन रिसोर्स का, तीनों को एक तरीके से कंबाइन करें और उसी को कहीं ना कहीं एक जॉब जनरेशन के लिए उसको यूज करें। आपके यहाँ कॉल सेंटर्स बिठाए जा सकते हैं, आपके यहाँ लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि यहाँ से ही आपका जो आउटसोर्सिंग का काम हो सकता है वो कर सकते हैं। बिहार के इंजीनियर्स पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, तो कुछ ना कुछ आप सेंटर बिहार में भी खोल सकते हैं। पटना में एक छोटा सा टीसीएस का सेंटर भी खुला है, तो आप बहुत बड़े लेवल पे इनवाइट करके उनको बुला सकते हैं। और जबकि अगर एक बिहार में स्टेबल सरकार भी है, और एक और चीज ये है कि आपने अगर लॉ एंड गवर्नेंस को भी कंट्रोल किया है, तो अगर एक परसेप्शन जो हुआ है, तो उसके अनुसार आप बहुत सारे मल्टीनेशनल को भी इनवाइट कर सकते हैं। पटना में ही इनफैक्ट आप देखेंगे आईआईटी पटना, एनआईटी पटना ऐसे कॉलेज खुल गए हैं। बोधगया में आपका आईआईएम खुल गया है, तो आप जरूर इनवाइट कर सकते हैं और उसको एक होलिस्टिकली एक प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग से चल सकते हैं कि अभी आप स्टार्ट करेंगे तो इट विल टेक इयर्स टू बिल्ड, और उसको एक इम्पैक्ट आपको टाइम में ही दिखेगा, लेकिन प्लानिंग तो अभी से करना पड़ेगा। और बिहार में जो मेजर थीम्स है, हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, इन पे जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार ये सब चीजों में बहुत हम लोग पिछड़े हुए हैं, तो उसको आगे ले जाना पड़ेगा। अभी भी लिटरेसी रेट में अगर देखें तो 71% ही है, जो कि ऑल इंडिया एवरेज से अभी भी कम ही है, तो आपको वहां पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो पॉलिसी एंगल से बहुत सारे विषयों में अभी बिहार पिछड़ा हुआ है, और सब चीजों में जो भी नई सरकार आएगी उनको हर एक चीज में एक तरीके से प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग करके काम करना होगा। ग्रेट। सो हमने जैसे बात किया कि बिहार एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, प्लस यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। तो यहाँ से टैलेंट जो बाहर माइग्रेट होता है, प्लस एग्रीकल्चरल जो हमारा धरोहर है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं ताकि हम बिहार की इकोनॉमी को और आगे बढ़ा सके? जी, तो इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे बिहार में, तो अभी एक बिहार डेवलपमेंट फंड का एक डेटा है कि 2002 में कहीं ना कहीं 12 बिलियन का, रुपीस 12 बिलियन का एक इनफ्लो था इन्वेस्टमेंट के टर्म से, जो कि बढ़ के रुपीस 160 बिलियन हुआ 2009 में। लेकिन आपको ये समझना होगा कि 7-8 साल में इतना आपने किया, कुछ इन्वेस्टमेंट आपके पास आया, लेकिन अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा नहीं है। आपको compete करना है महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब जैसे डेवलप्ड स्टेट से। तो इंडस्ट्री को आपके यहाँ आने से क्या लाभ है? एक तो लेबर मिल जाएगा, ठीक है, आपको पॉलिसी और लॉ एंड गवर्नेंस के एंगल से आपको मिलेगा, ये चीज तो है। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एक सरकार को एक बड़े तरीके से कॉन्क्लेव या इस तरीके से करा के इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस देना पड़े कि नहीं, आप बिहार आइए, हमारे यहाँ काम कीजिए, हम आपको जमीन भी देंगे, आपको सुविधाएं भी देंगे, आपको टैक्स का इंसेंटिव भी देंगे, आपको और अन्य तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। नहीं तो ये सब सुविधा तो जो इंडस्ट्रीज हैं उनको कोस्टल रीजन या गुजरात और महाराष्ट्र मिल रहा है। तो आपका जो कंपटीशन है, आपको उस लिहाज से देखते हुए आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। एक तो ये है कि जो एमएनसी और इस तरीके के कंपनी को कैसे लाए। अब जो बिहार का स्ट्रेंथ है उस पे आप किस तरीके से करें, कि जो बिहार में जो मैंने बात की एग्रीकल्चर, टूरिज्म और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं
फूड प्रोसेसिंग और अदर काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज आप लगा सकते हैं, और हमारे यहाँ बहुत ही फर्टाइल जमीन है। तो आप इसमें जो अपने स्ट्रेंथ पे खेलते हुए उस पे ही पॉलिसी बना सकते हैं और उस पे इन्वेस्टर को ला सकते हैं, क्योंकि आजकल देख रहे हो कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग और इन सब चीजों पे भी ध्यान जा रहा है। तो जितना आपका स्ट्रेंथ है तो उस पे भी आप इन्वेस्टर को बुलाइए, उसको उसको कॉन्फिडेंस दीजिए कि नहीं, इनके यहाँ हम जो भी इंडस्ट्री लगाएंगे वो यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी दिलाएगी और लोगों को भी मदद करेगी। तो इस तरीके से होता है। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कैसे इंडस्ट्री को लाना है, कितना उसको इंसेंटिव देना है। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिस तरीके से बनाया जाता है, तो इस तरीके से कुछ राज्य सरकार भी सोच सकती है, कुछ प्लानिंग कर सकती है। तो ये तो ऑब्वियसली किया ही जा सकता है, लेकिन वही है कि कितना कैसा क्या पॉलिसी रहेगा। स्टार्टअप पॉलिसी है तो वो अभी बहुत ही मिनिमम लेवल पे ही काम कर रही है। तो आपको इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इन्वेस्टर को दिखाना पड़ेगा कि हम रेडी हैं, आप हमारे पास आइए, आपको हम सारी सुविधाएं देंगे और हमारे साथ काम करिए। तो ये जो भी नई सरकार आई थिंक उस पर जरूर काम करेगी, और इसमें जॉब जनरेशन के एंगल से भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा निकलेगा। थैंक यू अभिषेक जी, आपने हमें बहुत सारे चीज़ों पे हमने आज बात किया। आप इवन आपके बुक में भी वी एक्सपेक्ट कि हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने मिले। ऑल्सो इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि ये किसी लेमैन को अगर को पॉलिटिकल सीन समझना है, बिहार का सिनारियो समझना है, तो ये किताब कैसे हेल्प करेगी? ये जो हमने पूरा किताब लिखा है, एक तो स्टार्टिंग का चैप्टर ही हमने लिखा था पॉलिटिक्स इन बिहार, क्योंकि वृहद तरीके से बिहार में किस तरह की राजनीति रही है। तो हमने बहुत ज्यादा पॉलिटिकली इसको नहीं देखा है। हमने जो किया है, दो सरकारों को किस तरीके से काम किया, क्या पॉलिसी रहा, तो बहुत उस तरीके से पॉलिसी के एंगल से किया है। तो जो भी बिहार के लोग या बिहार के बाहर के लोग जो बिहार को समझना चाहते हैं, खासकर 1990 के बाद काफी दो बड़े नेताओं का नाम रहा है, तो उनके जो शासन काल रहे हैं तो उसमें किस तरीके की चीजों को लाया गया, क्या उन्होंने किया, किस तरीके से इफेक्टिवनेस रहा, तो इस तरीके का एक कंपैरिजन है। तो आप इसको जरूर पढ़ें। इसे पॉलिसी और डेटा हमने बहुत ज्यादा मेहनत से उसको खोज के इसमें यूज किया है। तो एक जो कॉन्क्रीट चीज होता है, ये हमें एक और चीज जब रियलाइज हुआ था, जब हम लोग बुक खोज रहे थे बिहार पे डेटा और पॉलिसी एंगल से, तो हमें बहुत ज्यादा किताब और रिसर्च नहीं मिला। तो एक हमारे लिए ये भी एडेड मोटिवेशन था कि हम लोग भी इस तरीके का एक ऐसा किताब जरूर लाएं जिसपे इस तरीके का एक एनालिसिस हो और डेटा पे बात हो, रादर देन कि एक जो पूरा पॉलिटिक्स का नैरेटिव होता है। तो आप इस किताब को पढ़ें और मुझे फीडबैक जरूर भेजें। जी, ज़रूर, ज़रूर। हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका कि आप हमारे माध्यम से आज जुड़े, और हम आशा करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शो और सब्सटेंस बिहार सिंस 1990 पहुँचे, और आपका रिसर्च और आपका इतने वर्षों का अभ्यास लोगों तक पहुँचे और लोग एक और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सके वोटिंग में। तो यही हम आशा करते हैं। थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी। थैंक यू अंकित एंड अभिजीत। थैंक यू बिहार छात्र थैंक यू संघ से। अभिषेक जी फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, और होप हम लोग साथ मिलके जो हमारा युवा बिहार है उसको हम और आगे सशक्त करने के लिए और प्लानिंग के साथ आएंगे, और हमारे आपके जैसे सारे युवा मिलकर बिहार को उसी ऊंचाई पर ले जाएंगे जिस ऊंचाई पे बिहार अपने प्राचीन काल में हुआ करता था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।